हेलो स्टूडेंट्स। आज गुलाम वंश की सीरीज में हम अपना अगला वीडियो लेके आए हैं और आज के वीडियो में गुलाम वंश के एक काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है बलबन को लेके आए हैं। बलबन, जैसे बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि बलबन जो एक शासक था हमारा, उसका जो रिजीम था 1266 से लेकर 1288 तक है, एडी तक उसका रिजीम देखा गया। ठीक है, बलबन भी आपका गुलाम वंश का ही शासक हुआ है, पर यहाँ पे ध्यान रखना कि गुलाम वंश में कई अलग अलग वंश के शासक हुए हैं। तो ये बलबन जो शासक था, ये भी आपका इलवरी जाति का ही शासक हुआ था, पर एक नया वंश था, बलबन वंश का था। ठीक है, इसने बलबन वंश की स्थापना की। पर ये जाति देखा जाएगा तो ये गुलाम वंश का ये दूसरा इलवरी जाति का शासक हुआ। पहले हमने देखा था जो इलवरी जाति का जो पहला शासक हुआ वो हुआ था आपका इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद दूसरा जो इलवरी जो तुर्क था उसका शासक हुआ है बलबन। बलबन का जो पूरा नाम देखते हैं, गयासुद्दीन बलबन। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बलबन का जो नाम देखा जाता है वो पूरा नाम है इसका गयासुद्दीन बलबन। और जैसे बोर्ड में दिख रहा है आपको कि जो बलबन था, गयासुद्दीन बलबन था, ये इलवरी जाति का था और ये भी एक गुलाम था। इसको बचपन से ही खरीदा बेचा जा रहा था और बलबन को ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने खरीदा था। ध्यान रखना, बलबन भी हमारा गुलाम ही था और कई बार खरीदने बेचने के बाद इसको इल्तुतमिश ने खरीदा था। कब खरीदा था? ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था। ठीक है, ये बचपन से ही काफी होनहार और योग्य था और उस योग्यता की वजह से ही ये एक सैनिक के रूप में अपने जीवन का शुरुआत करता है और कुछ समय में ही ये क्या होता है, ये गद्दी तक, ये सिंहासन तक पहुंचता है 1266 में। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद क्या होता है कि अमीर तुर्क सरदारों की सहायता से ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, इसके बाद क्या हम देखते हैं, बलबन को हम क्या देखते हैं, ये जो बलबन था ये जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखता था। ये जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखता था। तात्पर्य क्या था कि इसने अपने दरबार में कुलीन तंत्र के ही लोगों को अपने दरबार के पद दिए, क्योंकि इसका एक जो स्लोगन लाइन है वो काफी बार एग्जाम में आया भी है, क्या कि ये अपने पुत्र से क्या कहता है कि जब मैं किसी निम्न जाति के व्यक्ति को देख लेता हूं तो क्या होता है कि मेरी शरीर में उत्तेजना आ जाती है, घृणा वाला भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसको क्या दिखा रहा है कि ये जाति श्रेष्ठता में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। ठीक है, इसी जाति श्रेष्ठता के तहत उसने क्या किया था कि उसने तुर्की प्रभाव को कम करते हुए जो फारस या पारसी जो प्रभाव था उन चीजों को अडॉप्ट किया। शासक बनने के बाद ये भी अपने आप को जो तुरान के उच्च राजवंश थे उनसे अपनी समानता करता है या उनको ही अपने आप को बताता है। इसी के तहत इसने अपने पुत्रों का नाम उसी उच्च खानदान से मिलते जुलते हुए कैकूबाद और कै खुसरो जैसे नाम रखे उसने अपने पुत्रों के। ठीक है, आगे देखते हैं कि बलबन जो था उसने जो इल्तुतमिश ने दल चालीसा या तुर्कान चहलगामी जो 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था उसको समाप्त कर दिया। इसके अलावा अपनी कठोर नीति के तहत उसने तुर्क सरदारों के ऊपर कंट्रोल भी बहुत अच्छा रखा, जिसका ये प्रभाव था क्या कि उसके पूरे रिजीम में लगभग 20 साल के रिजीम में उसके यहां मात्र एक बार ही विद्रोह होता है, बंगाल का विद्रोह। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो सख्त नीति थी उसी की वजह से विद्रोह पर ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसने एक बहुत बड़ी उपाधि ली थी, जीतले इलाही। काफी इंपॉर्टेंट है, जीतले इलाही की उपाधि बलबन ने ली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे आप लोग, जीतले इलाही। ठीक है, इसने अपने शासन में कि जो बागडोर जैसे मैं बता रहा हूं काफी सख्त थी
तो उसने अपने शासन पर को सख्त रखने के पर्पज से इसने एक काफी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है दीवाने अर्ज की स्थापना की। दीवाने अर्ज मतलब क्या है आपका? सैन्य विभाग। सैन्य विभाग, उसने सैन्य विभाग डिपार्टमेंट की स्थापना की। तो इसका मतलब क्या है कि उसने डायरेक्ट अपने अंडर में एक केंद्रीय सेना को रखा और उनको सुव्यवस्थित करवाया, ठीक है, जिससे वो अपने विद्रोहियों की और अपनी सीमा की सुरक्षा रख सके। ठीक है, दीवाने अर्ज काफी इंपॉर्टेंट है। दीवाने अर्ज की डिपार्टमेंट की स्थापना किसने करवाई? तो बलबन ने ही दीवाने अर्ज की। इसके अलावा उसने तुर्की प्रभाव को कम करने के पर्पस से उसने फारसी परंपरा पर आधारित कुछ प्रथाओं का अपनाया। क्या? सिजदा और पाबोस। सिजदा मतलब होता है कि सुल्तान के सामने झुककर सलाम करना, और पाबोस का मतलब है कि सुल्तान के पैरों को चूमना। ये ध्यान रखना, ये दोनों ही फारसी परंपरा पर आधारित है। ठीक है, फारसी परंपरा पर आधारित है ये प्रथाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा उसने फारसी परंपरा के तहत ही अपने दरबार को भी व्यवस्थित करवाया था। ये सारी चीजें उसके मन में बस यही था कि ये तुर्की प्रभाव था दरबार में, उसको कम से कम करना है, क्योंकि यही तुर्क अमीर सरदार जो हुआ करते थे एक शासक को अपदस्थ करते थे या टाइम टाइम पर ये लोग विद्रोह करवाते रहते थे। ठीक है, तो उसने इनके प्रभाव को कम किया और फारसी परंपराओं की जो चीजें थी उनको अडॉप्ट किया। इसी के तहत फारसी परंपरा के तहत ही उसने नवरोज त्योहार की भी शुरुआत की। काफी इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम रिजीम में जो नवरोज त्योहार है, आप कई बार पढ़ेंगे, तो नवरोज त्योहार की शुरुआत पहला शासक कौन देखते हैं? तो उसको भी हम बलबन ही देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा बलबन के बारे में हम क्या देखते हैं कि बलबन की जो पॉलिसी थी, नीति थी, वो कैसी थी? ब्लड, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी थी उसकी। ठीक है, उसकी जो पॉलिसी कैसी थी? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी हुआ करती थी। ये ध्यान रखना कि बलबन ये पहला शासक हुआ जिसका जो राजस्व सिद्धांत था, राज्य की जो नीति थी, वो स्पष्ट थी, क्लियर थी एकदम। इससे पूर्व जो भी शासक हुए हैं उनकी हमको जो पॉलिसी मिलती है, कोई बहुत स्पष्ट एक डायरेक्शन की पॉलिसी नहीं मिलती है। पर जो बलबन हुआ वो पहला शासक हुआ इस पूरे मुस्लिम रिजीम का या गुलाम वंश का पहला शासक हुआ जिसकी जो पॉलिसी थी वो एकदम क्लियर थी, लौह और रक्त की नीति। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अपनी इस नीति के तहत उसने क्या किया है? शरीयत का कट्टर समर्थक था। ये काफी महत्वपूर्ण है कि उसने जो मुस्लिम कानून है यानी कि शरीयत है उसके हिसाब से शासन चलाया, और वो भी कैसे चलाया? काफी कट्टरता के साथ चलाया। पर ध्यान रखना, कट्टरता तो जरूर निभाई, पर उसने कभी भी किसी के साथ भेदभाव की नीति को पालन नहीं किया। कठोर नीति थी पर निष्पक्ष नीति थी उसकी। ठीक है, अपनी इस रक्त और लौ और रक्त की नीति के तहत जो उसके विद्रोही थे उनका वो हत्या करवा देता था, और उनके जो बच्चे और परिवार के लोग होते थे उनको वो अपना दास बना सका, जिससे कोई अगला शख्स भी उसके अगेंस्ट में उसके खिलाफ खड़ा ना हो सके। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बलबन की लौ व रक्त की नीति। ठीक है, ये शरीयत का कट्टर समर्थक था। अमीर खुसरो काफी महत्वपूर्ण नाम है, आपने भी सुन रखा होगा अमीर खुसरो, जिसको तूतिए हिंद बोला गया। तो जो बलबन का जो बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था मोहम्मद है, वो उसका मित्र था। तो उसकी वजह से बलबन अमीर खुसरो के जीवन की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। ठीक है, बलबन की जो जीवन अपने कैरियर की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। ठीक है, और अमीर खुसरो आगे लगभग बलबन सहित 8 शासकों के शासन को देखता है या उनके दरबार में रहता है अमीर खुसरो। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि अमीर खुसरो ने अपने जीवन की शुरुआत किसके दरबार से की थी? तो ध्यान रखना, बलबन के ही दरबार से उसने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। ठीक है, 1886 से थोड़ा पहले
एक मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए उसका जो सबसे प्रिय और बड़ा पुत्र था मोहम्मद, उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसी आघात में बलबन की भी डेथ होती है। जब बलबन की डेथ हो जाती है तो बलबन है अपने उसके बाद कै खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित करता है, पर गद्दी पे बैठता है आपका कैकूबाद। ठीक है, और कैकूबाद, और उसके बाद उसका जो पुत्र होता है यानी कि बलबन का ग्रैंड सन होता है क्यूमर्स, वो गद्दी बैठता है। ठीक है, इनका जो रिजीम है वो बहुत छोटे समय का है, आप सिर्फ नाम ही याद रखेंगे, कैकूबाद एंड क्यूमर्स। ठीक है, क्यूमर्स ये लोग गद्दी में बैठते हैं। और जब, क्योंकि क्यूमर्स एक अबोध बालक था जिसकी जलालुद्दीन खिलजी हत्या कर देता है, और वहीं से क्या होता है, ये गुलाम वंश समाप्त होता है और एक नया वंश शुरू होता है, खिलजी वंश। ठीक है, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार देखिए।